गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू वाओ आईएस। सी, आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट, दोज हु हैव नॉट ऑलरेडी जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल और आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज जॉइन इट फॉर रेगुलर अपडेट्स। वी आर प्रोवाइडिंग एडिटोरियल नोट्स ऑन डेली बेसिस इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर। चलिए अब देखिए, पहली न्यूज है, एससी डिलीवर्स स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन द कर्नाटका हिजाब बैन। अब इसमें एट दिस पॉइंट बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिकली व्हाट दे हैव सेड दैट इज इंपॉर्टेंट। टू जज बेंच थी, तो दोनों ने एक स्प्लिट व्यू दे दिया है। तो अब ये जो है, इट विल बी रिफर टू अ ग्रेटर बेंच, ओके, मे बी 3, 5, 9, वॉट एवर, ओके। फर्स्ट देखिए, जस्टिस हेमंत गुप्ता थे, इन्होंने क्या कहा है, द राइट टू एक्सप्रेस herself by wearing hijab stops at the school gate. Freedom of expression guarantee under Article 19(1)(a) does not extend to wearing of headscarf. अब दूसरे हैं सुधांशु धुलिया, इन्होंने क्या कहा है, wearing a hijab should be simply a matter of choice. It may only way her conservative family will permit her to go to the school, and in those cases her hijab is her ticket to education. मतलब ये एक जो सोशल स्ट्रेटा है, हाउ दे थिंक, उस पर बात करते हैं कि अगर हिजाब नहीं पहन करके जा सकती तो ना जाए स्कूल, ओके। तो इट में reduce the turning of girls into school, okay. They might not attend schools at all, okay. So that will have a social ramification, okay, on girl education, especially among the Muslim community, okay. अब ये पूरा इशू क्या था, ये हम आगे समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अनदर वन, India abstains on UNGA resolution against Russia. इंडिया का क्या कहना है, support efforts at de-escalation while insisting on finding peaceful solution through diplomacy. ठीक है, यही बोल करके हर बार रिजेक्ट कर एब्सटेन कर जाता वोटिंग से इंडिया, ठीक है। सी, रिमेंबर 2D, इंडिया टॉक्स अबाउट डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। अब एक और न्यूज है, इसरोज ओन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल में एज्यूम PSLV. बेसिकली इसरो इज in the middle of creating a NGLV to replace PSLV, okay. That is what is mentioned here. यहाँ पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। Replace PSLV. It will be cost efficient, 3-stage reusable. It's important that PSLV is not a reusable launch vehicle. NGLV will be a reusable launch vehicle, okay, with a payload capacity of 10 ton to geostationary ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, यहां से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे अगर आप सरफेस से लेंगे तो ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस देयर विल बी एन ऑर्बिट, जहां पर अगर कोई सैटेलाइट चली गई तो इट विल रोटेट इन द सेम मैनर एज अर्थ रोटेट, इट रिवॉल्यूट इन द सेम मैनर। रिवॉल्यूट मतलब ये ऐसे घूमेगी और अर्थ ऐसे घूमेगी, तो मतलब at this point he will always eye at this point only, means if it has area of this much it will always eye on this part, so that is geostationary। मतलब अर्थ से अगर आप देखेंगे तो स्टेशनरी दिखेगी कि वहीं पर है बहुत दिनों से, ठीक है, दैट इज जियोस्टेशनरी। और जियोस्टेशनरी कब होता है, जब वो इक्वेटर पे हो, जब इसेंट्रिसिटी या इंक्लिनेशन कुछ भी ना हो, बिल्कुल जीरो पे हो। अगर इंक्लिनेशन के साथ कोई ऑर्बिट है इसी सेम हाइट पे, दैट इज कॉल्ड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। चलिए आगे पढ़ते हैं। NGLV will feature semi cryogenic propulsion for booster stage. Why we are using it? Because it is cheaper and efficient, ठीक है। और लोअर अर्थ ऑर्बिट पे अगर हम कुछ भी पहुंचाना चाहेंगे तो कैपेबिलिटी विल बी ट्वाइस, मतलब वहां पर जो है 10 टन है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए,
So for lower Earth orbit it will be 20. ये सारी चीज अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे है, अभी तक एक भी प्रोटोटाइप बाहर नहीं आया है. ओके. और क्या कहा है? NGLV will feature a simple, robust design that allows bulk manufacturing, modularity in system and subsystems, and stage of minimal turnaround. Basically, we are trying to commercialize this next generation launch vehicle, okay, to get higher revenues from ISRO. चलिए आगे पढ़ते हैं. हाँ, देखिए हिजाब रो है, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा पहले. देखिए शुरू कैसे हुआ. Divided opinion, controversy over the wearing of hijab in educational institution began in Karnataka and continues to be in the news as the Supreme Court has now referred it to the larger bench. ये हमने ऊपर पढ़ लिया. अब देखिए शुरुआत कैसे हुई. February 3, Eshat Shifa and Tahrina Begum, students of Government Pre-University College of Kundapura, were denied entry into the college फॉर रिफ्यूजिंग टू टेक ऑफ हिजाब. इनको बोला कि आप हिजाब निकाल करके ही अंदर जा सकते, तो उन्होंने मना कर दिया. ठीक है. अब ये वो February 3 में बात चालू हुई. February 4 को क्या हुआ? दे टुक द मैटर टू द डिप्टी कमिश्नर उडुपी. ओके. देन February 5 को क्या हुआ? गवर्नमेंट इश्यूज एन ऑर्डर. ठीक है. कर्नाटका एजुकेशन एक्ट टू कंक्लूड दैट प्रोहिबिटिंग हिजाब डज नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है. आर्टिकल 25. ठीक है. आर्टिकल 25, आर्टिकल 19 दोनों आपको याद होने चाहिए. ठीक है. अब उसके बाद February 8 में क्या हो? क्लैश शुरू हो गए. टू कम्युनिटीज दे आर टॉकिंग अबाउट, दीज आर द टू कम्युनिटीज एज यूजुअल. ओके. February 10 में क्या हुआ? हाई कोर्ट पासेस इंटरिम ऑर्डर सेइंग कॉलेजेस इन स्टेट कैन रीओपन बट स्टूडेंट्स कैन नॉट बी अलाउड टू वियर एनी पीस ऑफ क्लोथिंग दैट इज रिलीजियस टिल द मैटर इज पेंडिंग. फिर उसके बाद ये बात हुई February 10 के इंटरिम ऑर्डर की. देन March 15 हाई कोर्ट रूल्स दैट हिजाब इज नॉट पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस. देखिए जो सिख जो है वो भी पगड़ी पहनते हैं, बट दैट इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल सिख रिलीजन प्रैक्टिस. ओके. July 13 SC agrees to hear the plea against the high court verdict. September 22 Supreme Court reserves the verdict. October 13 SC delivers a split verdict referring the case to Chief Justice of India to be placed before a larger bench. अब देखिए जो split है particular verdict में, it shows the importance of this case. ठीक है. इसके अलावा इस पेज में कुछ भी नहीं है. चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं हमारे एडिटोरियल पे. ठीक है. अब देखिए आज के एडिटोरियल में बहुत ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए नोट्स नहीं बनाए गए. ठीक है. पहला वही है स्प्लिट ऑन हिजाब. चलिए इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं. ठीक है. अब देखिए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने रिजेक्ट कर दिया इसको. क्या बोल करके? आइडिया दैट हिजाब वुड be worn in addition to the uniform has helped permitting one community to wear religious symbols to class will be antithesis to secularism. मतलब सेकुलरिज्म के अगेंस्ट होगा अगर एक आदमी को आप अलाउ कर रहे हैं रिलीजियस सिंबल्स वियर करने के लिए. ठीक है. अब दूसरा मिस्टर सुधांशु धुलिया, व्हाट ही इज सेइंग, asking to remove the head scarf at an institutional gates is an invasion of right to privacy and dignity. That is Article 21. Okay. Issue is why head scarf that does not interfere with the uniform cannot be a matter of choice without being a target to hostile discrimination, and whether the hijab is going to be used to deny girl students their right to education. देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस्टर सुधांशु ने वो किया है. फाइनल वर्डिक्ट से पहले इम्पैक्ट ऑफ हिजाब ऑन गर्ल एजुकेशन. इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू वियर हिजाब, what impact it will have on girl education? How many of the girls will be deprived of the normal education in the course of their life that needs to be studied? Okay.
Discipline should not be at the cost of freedom. Okay, why a girl child wearing a hijab should be a public order problem, and declares that reasonable accommodation of this practice will be a sign of matured society. Empathizes with the position of girl students who have to overcome greater odds than boys to get into education. ओके, चलिए इसके बाद जो है जस्टिस हेमंत गुप्ता ने क्या कहा है कि foregrounded equality and discipline in the essential hallmarks for secular institutions in a diverse country, and the rules that government violates no constitutional principle even enforcing prescribed uniform. मतलब जो इन्होंने हिजाब को डिसअलाउ किया, इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ ब्रेक नहीं किया है. Constitutional goal of fraternity would be defeated if students are permitted to carry their apparent religious symbols. ये आपने ऊपर भी पढ़ लिया था. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज. अब देखिए ये जो न्यूज है, in preparation, Gujarat showed a mega event can be held without splurring on the infrastructure. अब it is related to, more or less related to national games. Okay, or majority it has talked about different sports personalities. So that is not important considering UPSC. Okay, so I have left this article. चलिए आगे देख लेते हैं. द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया, द मंडल वे. अब ये क्यों आया है? क्योंकि जो नेताजी हैं समाजवादी पार्टी के, श्री मुलायम सिंह, उनका प्रेजेंटली जो है निधन हो गया है. उस रेफरेंस को अगर आप रखेंगे तो अकॉर्डिंगली दिस आर्टिकल हैज कम अप, बट दिस आर्टिकल हैज नॉट मच रिलेवेंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस. देखिए क्या कह रहे हैं. समाजवादी पार्टी लीडर मुलायम सिंह remarked after his elevation to the national cabinet in 1996, for the first time power had come to the underprivileged and the oppressed, and we will use it to ensure that their lots is bettered. Okay, so ये जो betterment की इन्होंने बात की है, इन्होंने सिर्फ अपने relatives की बात की है, and that is quite evident from the structure of Samajwadi Party, where most of the posts are held by their relatives or kith and kins. Okay, चलिए आगे देखते हैं. Social political movement that led to this phenomenon was मंडल. ओके, ये जो सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसमें जो बैकवर्ड क्लास को आगे लाने की कोशिश की गई थी, दैट इज टर्म्ड एज मंडल. ओके, एंड एक स्कॉलर है क्रिस्टोफे जेफ्रेलॉट, उन्होंने इसको कहा था इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन. ओके, अब देखिए डिप्रेस्ड क्लास जो है, दलित और आदिवासी, दे वर टर्म्ड बाय द कॉलोनाइजर्स. मींस ब्रिटिशर्स ने इनको ऑलरेडी पहचान लिया था, एससी एसटी को. इनको रिजर्वेशन जो है एज सुन एज फ्रीडम इंडिपेंडेंस वाज हैपेंड, फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ दे गॉट द रिजर्वेशन. ओके, बैकवर्ड क्लास को जो बाद में मिलना शुरू हुआ, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ मंडल कमीशन. ठीक है, दैट इज मेंशन्ड हियर. ठीक है, अब यहाँ पर दो कमिटीज थी, टू बैकवर्ड क्लास कमीशन. वन इज केलकर कमीशन 1953-55 में आया था, फिर अनदर वन इज मंडल कमीशन 1978. और ये मंडल कमीशन की वजह से ओबीसी रिजर्वेशन आया 27% का. ठीक है, अगस्त 1990 में. अब ये इस चीज को जो है कि बैकवर्ड क्लास कमीशन की वजह से 73-74 अमेंडमेंट आया, उस चीज को इनकॉर्पोरेट किया कि फर्दरेंस ऑफ जो है आपका सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस की तरफ गया 73rd-74th अमेंडमेंट एक्ट. अब उसमें भी जो है एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो वुमेन्स को भी है 73rd-74th को, लेकिन बाकी जगह क्यों नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, in 2006 reservation was extended to OBC candidates in institutions of higher learning. मतलब कि IITs वगैरह में भी OBC रिजर्वेशन जो बढ़ा दिया गया. ठीक है, 2006 के. इसको जो है मंडल 2 कहते हैं. इसके बाद अब देखिए मंडल कमीशन का फायदा क्या था. मंडल कमीशन जो है रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है. मतलब अगर कोई ओबीसी है और वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ओबीसी रहेगा, अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ओबीसी रहेगा. रिसेंटली एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है रिगार्डिंग एससी कन्वर्टेड टू मुस्लिम्स और क्रिश्चियन शुड बी गिवन द राइट ऑफ बीइंग एससीज. ठीक है,
तो उस चीज को कंसिडर करते हुए हियर दैट मैटर हैज बीन रिजॉल्व वंस फॉर ऑल। ओके, अब ब्लंडर्स क्या किए थे, जैसे जो मैंने अभी पहले बात की कि की ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस टू फैमिली मेंबर्स, समाजवादी पार्टी में इट इज क्वाइट प्रोमिनेंट, ठीक है, एंड एक्सटेंडिंग फेवर्स टू कास्ट ब्रेथर्स मींस, अब देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो फेवर करती यादव्स को, नॉट ऑल द ओबीसी, स्पेसिफिकली टू यादव। ओके, दैट इज एन इशू। पुशिंग फॉर कोटा विद इन द कोटा फॉर वुमेन्स, ये चीज नहीं हो रही है, ठीक है, ये एक इशू था। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट एज दिस आर्टिकल ऑफ नॉट मच रिलेवेंस टू यूपीएससी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फॉलिंग रिजर्व्स एंड द बोगी ऑफ आरबीआई रोल। अब बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो आरबीआई का फॉरेक्स कम हो रहा है उसमें आरबीआई का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है, और इट इज बिकॉज कि इंपोर्ट जो है बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट जो है कम हो रहा है, उसकी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, टू सजेस्ट दैट आरबीआई हैज डिप्लीटेड इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व फ्रॉम $642 बिलियन टू $537 बिलियन एक साल में, फ्रॉम सितंबर 8 2021 टू 30 सितंबर 2022। ये गलत होगा। अब इन्होंने दो सिनारियो यहाँ पर बताए हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। What he is saying that market players are only bank licensed by the RBI and RBI individuals and corporates cannot enter the market। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक एज रेगुलेटर एंड प्लेयर ऑफ जूरी। सो यहाँ पर आरबीआई जो है वो डॉलर जो बेचता है वो बेचता है बैंक्स को, विच आर लाइसेंस्ड बाय बैंक ओनली, और किसी और को नहीं बेच सकता। इन टर्न बैंक्स जो है वो आगे फिर इसके फ्लो में हेल्प करते हैं। आरबीआई डोमिनेट्स द मार्केट एंड बीइंग द रेगुलेटर अ प्लेयर एंड द जूरी। अब देखिए आगे क्या कहता है कि जो सेक्शन 40 है आरबीआई एक्ट 1934 का, वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स द रेट at which RBI shall buy or sell forex, and in turn this rate is governed by India's obligation to IMF। ठीक है, तो रेट जो डिटर्मिनेशन है कि 5 रुपए में बेचना है, 20 रुपए में बेचना है, 100 रुपए में बेचना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है आरबीआई को, और इन टर्न सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है, आईएमएफ से। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द प्लेयर बैंक्स, अब देखिए ये जो बैंक्स है, बैंक्स के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस है कि ओवरनाइट लिमिट है और इवन डे लाइट लिमिट है। तो रात को आप इतने अमाउंट से ज्यादा फॉरेक्स नहीं रख सकते हैं अपने पास, बैंक्स के पास, और इस चीज को जो है आरबीआई बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। ठीक है, सो अज्यूमिंग दैट on a particular day RBI sells $1 billion in market and one bank buy these dollars to remit them abroad for an importer customer। तो बेसिकली जब डिमांड राइज होगी उस डॉलर की तभी बैंक जो है वो ले सकता है, अदरवाइज ही हैज टू रिटर्न इट टू द बैंक, आरबीआई, सॉरी। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन क्या बता रहा है, सो बेसिकली दैट डिमांड इज इंपोर्ट ड्रिवन, कि किसी इंपोर्टर का जो है फॉरेक्स चाहिए। ठीक है, RBI does not permit a bank to purchase dollar from RBI and speculate in interbank market, selling these dollars in the overseas cross currency market। बेसिकली जो आरबीआई से बैंक पैसा लेता है उसको सिर्फ एक इंपोर्टर को देने के लिए ही यूज कर सकता है, उसके अलावा कहीं पर भी यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, sometimes RBI intervenes, sells dollars on the basis of tacit understanding with another bank to calm dollar rupee volatility। अब देखिए बेसिकली यही होता है, ये दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब जो इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने ये कहा कि आरबीआई जो है खुद से सेल कर ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कहीं डिमांड आ रही है, इफ सम बैंक नीड्स अ डॉलर, there are market measures from where they can buy the dollar, but if you'll go to the market and buy the dollar it will strengthen the dollar। So to ensure that a dollar should not strengthen beyond a limit, or rupee should not free fall in the market, and to control the fall of rupee, RBI did this open market operation where RBI sells dollar to the banks even though they have other avenues from where they can buy that
to smoothen the fall of rupee. See, RBI don't has a caliber or capability to to completely restrict the fall of rupee. It can only control the trajectory of the fall of rupee. Okay, so that what they are doing. So that is it, guys. इससे ज्यादा इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे गाइस. टिल देन, गुड डे, हैप्पी लर्निंग.